नमस्कार। आज के भावगंगा के 170वें अंक में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों के इस प्रोग्राम को लोग इतना पसंद कर रहे हैं और दूर दूर तक फैला रहे हैं। सब्सक्राइबर्स की संख्या रोज़ बढ़ती जा रही है। यह हम लोगों के प्रोग्राम की जो लोकप्रियता है वो बहुत उत्साहवर्धन हम लोगों को है। आज लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि है। लाल बहादुर शास्त्री जी अब तक भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उसमें सबसे निष्कलंक, सबसे सरल, आज़ादी की लड़ाई में इतना योगदान और भागीदारी देने वाले व्यक्तित्व और साथ ही इतने जिम्मेदारी, हर चीज़ की जिम्मेदारी लेने वाले। अगर वो रेल मंत्री थे और रेल दुर्घटना हुई तो उन्होंने रिजाइन कर दिया, कभी किसी गलत व्यक्ति का साथ नहीं दिया। सादगी इतनी कि प्रधानमंत्री के पद पे होते हुए भी धोती में पैबंद लगा करके पहनते थे। कोई दिखावा नहीं, कोई तमाशा नहीं। ऐसे अद्भुत प्रधानमंत्री को हमने खोया था। पुण्यतिथि है आज, जब वो वार्ता करने रूस गए थे, वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी को हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और पूरे देशवासियों से ये अपील करते हैं कि जब भी किसी चुनाव में किसी को भी वोट देना हो तो लाल बहादुर शास्त्री जी का चेहरा सामने रखें और देखें कि जितने प्रत्याशी हैं उनमें कौन सबसे करीब है लाल बहादुर शास्त्री जी के। चेहरे का मतलब दिखावे में चेहरा नहीं, चरित्र में कैसे हैं, जो उनके नजदीक हो। 100% उन जैसा होना तो लगभग असंभव ही है, लेकिन जो 20, 30, 40, 50, 60% उनके जैसा हो, उसी को वोट दें। अभी दिल्ली में चुनाव हैं। दिल्ली के सारे मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि चुनाव में लाल बहादुर शास्त्री को याद रखें। उन जैसा व्यक्तित्व या उनके व्यक्तित्व को फॉलो करने वाला, उनके व्यक्तित्व जैसा बनने की कोशिश करने वाला व्यक्ति ढूंढें, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, चाहे पार्टियों में है। पार्टियों के दलदल से ऊपर उठें। पार्टियां तो चुनाव जनता को रिप्रेजेंट करने के लिए जनता आपको चुनती है और चुनने के बाद आप पार्टियों की लाइन फॉलो करने लगते हैं। पार्टियों की तानाशाहियां उसके अनुरूप कार्य करते रहते हैं। तो पार्टियां दरअसल लोकतंत्र में भी राजनीति और तानाशाही ला देती हैं। संविधान जब बना था तो पार्टियों का कोई उसमें जिक्र ही नहीं था। ये तो एंटी डिफेक्शन बिल के द्वारा जबरदस्ती संविधान में पार्टियों का जिक्र आ गया, जिसकी वजह से पार्टियों को एक संवैधानिक दर्जा मिल गया। अन्यथा पार्टियां इस लायक नहीं हैं कि पार्टियों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। वहां पे पार्टी के जो बॉसेज हैं वह तय करने लगते हैं कि उनकी पार्टी के चुने हुए व्यक्ति किसी मुद्दे पर क्या वोट देंगे। यही लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। आपको ऐसा व्यक्ति चुनना है। आप शपथ लीजिए, जितने प्रत्याशी हों उनसे शपथ लीजिए, 2 शपथ जरूर लीजिए। दिल्ली के सारे मतदाताओं से मेरा आग्रह है, अपील है। पहली शपथ यह कि जीतने के बाद किसी भी विषय पर वोट देते समय या बहस करते समय अपनी राय रखते हुए उसके पहले जनता के पास जाएंगे। उनसे अब तो सोशल मीडिया और इंटरनेट इस सब के माध्यम से बड़ा आसान हो गया है लोगों की राय जानना।
अपने क्षेत्र के लोगों से राय लीजिए कि इस मुद्दे पर मैं क्या बोलूं, आप लोगों की क्या राय है, मैं किस तरफ से वोट दूं, क्या वोट दूं। पार्टी लाइन से ऊपर उठकर जनता की राय वहां रखनी है। और ये नहीं कि पार्टी के आका ने जो डायरेक्शन दे दिया वो आपको बोलना है, पार्टी ने जो व्हिप जारी कर दिया वो आपको करना है। व्हिप केवल जब नो कॉन्फिडेंस मोशन है तभी मानना चाहिए, बाकी व्हिप का कोई महत्व तो नहीं है। जनता की राय आपको रखना है, न कि व्हिप फॉलो करना है पार्टी का। तो पार्टियों से प्रतिनिधियों को मुक्त करना है, प्रतिनिधियों को सच्चे प्रतिनिधि बनाना है जिस जनता ने उनको चुना उसका। और दूसरा शपथ पत्र ये जरूर लीजिए आप लोग कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बन गई तो मुख्यमंत्री के आने जाने से जनता का रास्ता नहीं रोका जाएगा। मालिक जनता है, ये तो सेवक है मुख्यमंत्री। कोई भी जो पालिकाओं के, तीनों पालिकाओं के जो लोग हैं, न्यायपालिका के, कार्यपालिका के, विधायिका के, चाहे वो ऊपर पद पे हों चाहे नीचे, सब के सब सेवक हैं। मालिक जनता है, तो मालिकों का रास्ता रोक करके सेवकों को कैसे गुजारा जाता। पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाइए, हम लोग बहुत जगह जा चुके हैं, देख चुके हैं, और लोग आश्चर्य करते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसा होता है क्या कि कोई प्राइम मिनिस्टर जा रहा है, चीफ मिनिस्टर जा रहा है, प्रेसिडेंट जा रहा है और जनता का रास्ता रोक दिया जाए। जनता का रास्ता कैसे रोका जा सकता है? वो सिक्योरिटी उसको चाहिए तो एक की जगह दो गाड़ी पे चले, पीछे सिक्योरिटी गाड़ी भी चल सकती है, और ज़्यादा ज़रूरी हो तो बुलेट प्रूफ कार में चले और हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर से जाए, लेकिन जनता का रास्ता रोक दे। कितनी इमरजेंसी हो सकती है, कोई बीमार हो सकता है, कोई प्रसव पीड़िता हो सकती है, उनको आप रोक देंगे? कभी कभी चिकोटी काट के सोचना, देखना पड़ता है कि हम सपना देख रहे हैं, देश में ऐसा हो रहा है। तो इसलिए दिल्ली की जनता से आग्रह है, 3 आग्रह हैं, गांठ बांध लें कि पहले तो शपथ पत्र लें, जितने प्रत्याशी उनको उनसे वोट मांगने आते हैं, कि जीतने के बाद वह विधानसभा में वोट देते समय, किसी मुद्दे पर या बहस करते समय, उसके पहले तैयारी के रूप में जिस जनता ने उन्हें चुना है उनसे उनकी राय लेंगे, और जो मेजॉरिटी ज़्यादा लोग जो कहेंगे वो वहाँ प्रस्तुत करेंगे या उसके अनुसार वोट देंगे। दूसरा, ये शपथ देंगे कि जीतने के बाद वो सुनिश्चित करेंगे कि उनकी पार्टी का अगर कोई मुख्यमंत्री हुआ तो उसके आने जाने से पब्लिक का रास्ता नहीं रोकेगा, और अगर रुकता है तो ये रिजाइन करेंगे विरोध में। और तीसरा, लाल बहादुर शास्त्री को याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि है, कि उनसे, उनके चरित्र में, उनकी तरफ बढ़ता हुआ 10%, 20%, 25%, 30%, 40% जो लाल बहादुर शास्त्री के आदर्शों पर चल रहा हो, उस रास्ते, उसका उनको अपना आदर्श मानता हो, कि अगर उनके डिपार्टमेंट को नहीं संभाल पाए, रेलवे मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया, अगर रेल एक्सीडेंट होता है, आज रोज रेलवे एक्सीडेंट हो रहे हैं कहीं ना कहीं, फिर भी रेलवे मिनिस्टर को कोई चिंता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी संवेदनहीनता हो गई है। और एक लाल बहादुर शास्त्री की संवेदनशीलता, उनकी पत्नी खाना हमेशा खुद बनाती थी, मसाले खुद तैयार करती थी, और जैसा मैंने बताया कि एज प्रधानमंत्री उनकी धोती में पैबंद लगा हुआ, प्रधानमंत्री की धोती, और कोई दूसरा प्रधानमंत्री वैसा नहीं हुआ। तो लाल बहादुर शास्त्री को हम लोग पूरी तरह से, बहुत श्रद्धा से, बहुत आदर से देश के निष्कलंक प्रधानमंत्री के रूप में याद करते हैं, बहुत ज़्यादा आदर्श पुरुष के रूप में याद करते हैं, और देश के लिए 100% समर्पित, कहीं किसी मुद्दे पे कॉम्प्रोमाइज न करने वाले, और केवल देशभक्ति से ओतप्रोत, आज़ादी की लड़ाई में भी इतना भाग देने वाले, उतना भाग लेने वाले, ऐसे महापुरुष को हम लोग
श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भारत की जनता उनको अपना आदर्श मानेगी और आगे के हर चुनाव में सभी प्रत्याशियों को कभी भी वोट देते समय उनमें लाल बहादुर शास्त्री की झलक तलाशेगी और जहां मिलेगा वहीं वोट देगी, ताकि आगे भविष्य में हमारे सभी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के तरह के हों, उस श्रेणी के हों। तो ये एक बहुत ज़रूरी आग्रह करना था आप लोगों को। और दूसरा, आज एक इधर कई दिनों से दुखद खबर चल रही है, जो आग लगी हुई है कैलिफोर्निया में, लॉस एंजल्स में। कैलिफोर्निया स्टेट का दो बड़े शहर हैं, लॉस एंजल्स और सैन फ्रांसिस्को। लॉस एंजल्स में पिछली बार मैं जब अमेरिका गया था तो कंडक्टेड टूर से लॉस एंजल्स की हर जगह घूमी थी। तो वहाँ जो सबसे पॉश एरिया है हॉलीवुड का, कि जहाँ ज़्यादातर बड़े से बड़े लोग रहने की कोशिश करते हैं और वहीं पे बड़े बड़े स्टार्स, वहाँ इतनी तेज आग लगी हुई है, जंगल की आग, कि किसी तरह से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। उसके बारे में चर्चा करेंगे। और अब तक की सबसे बड़ी आग है। तो लॉस एंजल्स में यह डर आजकल समाया हुआ है लोगों में कि क्या सब कुछ खाक हो जाएगा, क्या हॉलीवुड पूरी तरह से, जो हॉलीवुड का गढ़ है वह जलकर खाक हो जाएगा। अमेरिका ने C-130 मिलिट्री विमान भेजे हैं। आग में अब तक 10 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जबकि करीब 2 लाख लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ा है। आग की चपेट में हॉलीवुड हस्तियों के करोड़ों डॉलर के महंगे घर भी राख हो गए हैं। लॉस एंजल्स में जंगल की आग ने इतनी तबाही मचाई है कि हॉलीवुड के गढ़ तक पहुंच गई। लॉस एंजल्स की आग, मशहूर हस्तियों के घर की आग में कितना नुकसान हुआ, टीवी वगैरह पे जो दिखा रहे हैं, बड़ा दर्दनाक दृश्य है। और अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में भड़की जंगल की आग ने लॉस एंजल्स शहर में जमकर तबाही मचाई है। 3 दिन पहले जंगल की आग शहर तक पहुंच गई थी, जो लगातार बढ़ रही है। अब तक हजारों आवासीय और कमर्शियल इमारतें जलकर खाक हो चुकी हैं। लॉस एंजल्स काउंटी के शेरिफ रॉबर्ट लूना ने भीषण आग से हुई तबाही की तुलना परमाणु बम के हमले के बाद होने वाले नुकसान से की है। इतना नुकसान जितना परमाणु बम के बाद हुआ था, ये कह रहे हैं लॉस एंजल्स काउंटी के शेरिफ रॉबर्ट लूना ने भीषण आग से हुई तबाही की तुलना परमाणु बम के हमले के बाद होने वाले नुकसान से ही की है। जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं उससे साफ है कि कितना नुकसान हुआ है। लूना ने गुरुवार को कहा, ऐसा लग रहा है कि जैसे इन इलाकों में परमाणु बम गिराया गया हो। यह शहर अमेरिका फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड के लिए मशहूर है। लॉस एंजल्स अभी तक कई मशहूर हस्तियों के घरों के आग में चपेट में आने की खबरें हैं, जिनमें पेरिस हिल्टन भी शामिल हैं। ऐसे में एक डर सता रहा है कि क्या हॉलीवुड का मशहूर गढ़ जंगल की इस भयंकर आग में जलकर खाक होने वाला है। कमला हैरिस को भी अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है। लॉस एंजल्स के वेस्ट हिल्स इलाके में गुरुवार शाम को फिर से आग लग गई है। इसमें कुछ ही घंटे में 900 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है। दक्षिणी कैलिफोर्निया में कई जगहों पर जंगली आग पहुंच गई है, जिसके चलते फायर कर्मियों की संख्या में कमी हो गई है। CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार फायर विभाग ने अतिरिक्त कर्मियों की मांग की है। बड़े पैमाने पर लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। पैसिफिक पैलिसेड्स की आग ने 19,000 एकड़ से ज्यादा की जमीन को जलाकर राख कर दिया है। 19,000 एकड़।
जबकि अल्ताडेना की आग ने 13,000 एकड़ जमीन आग की चपेट में स्वाहा हो गई है। इन दोनों जगहों पर आग के चलते हजारों लोग विस्थापित होने पर मजबूर हुए हैं। कैलिफोर्निया के इतिहास की सबसे विनाशकारी आपदा से निपटने के लिए नेशनल गार्ड को तैनात किया गया है। गवर्नर गेविन न्यूमस ने कहा, हम आने वाले दिनों में समुदायों की सुरक्षा के लिए अपने पास मौजूद हर चीज को झोंक रहे हैं, जिसमें हमारे नेशनल गार्ड सेवा के सदस्य भी शामिल हैं। गवर्नर ने इस दौरान कुछ इलाकों में शुरू हुई लूटपाट के खिलाफ भी चेतावनी दी है। देखिए मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है। हिंदुस्तान में जब ट्रेनों का एक्सीडेंट होता है तो वहां भी आसपास के गांव कस्बे के लोग जा करके लूटने लगते हैं। वहां भी जब आग लगी है तो लूटपाट आसपास के लोग करने लगते हैं। मनुष्य स्वभाव कब सुधरेगा? आग से सबसे ज्यादा प्रभावित पैसिफिक पैलिसेड्स और अल्ताडेना में करोड़ों डॉलर के महंगे घर जलकर राख हो गए हैं। इनमें पेरिस हिल्टन, एंथनी हॉपकिंस और बिली क्रिस्टल जैसे हॉलीवुड हस्तियों के घर भी शामिल हैं। लगभग 1,80,000 निवासियों को घर छोड़कर जाने को कहा गया है। 1,80,000 निवासियों को घर छोड़कर जाने को कहा गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे कैलिफोर्निया के इतिहास की सबसे विनाशकारी जंगल की आग कहा है। उन्होंने इससे निपटने में सहायता के लिए संघीय संसाधनों का वादा किया है, मतलब कंट्री के, स्टेट के नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के। व्हाइट हाउस ब्रीफिंग के दौरान राष्ट्रपति ने कहा, यह कैलिफोर्निया के इतिहास में सबसे व्यापक विनाशकारी आग है और हमारे ख्याल से धरती के इतिहास में भी ये महानतम आग में होगी। आग को लेकर राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गवर्नर न्यूसम की आलोचना की और उनके ऊपर कुप्रबंधन का आरोप लगाया। वहीं वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी लोगों को आपदा का राजनीतिकरण न करने को कहा है। जो भारत में होता है वही सब वहां भी हो रहा है। लॉस एंजल्स काउंटी के मेडिकल परीक्षक विभाग ने कहा है कि उसे गुरुवार शाम तक आग से संबंधित 10 मौतों की सूचना मिली है। मेडिकल परीक्षण ने नामों की कोई सूची जारी नहीं की है। विभाग ने कहा कि सभी मामले पहचान और कानूनी रूप से निकट तक रिश्तेदारों को जानकारी देने के लिए लंबित हैं। निकटस्थ जो रिश्तेदार हैं उनको सूचना देने के बाद फिर और बताया जाएगा। अमेरिकी सेना के नॉर्दर्न उत्तरी कमांड ने गुरुवार को घोषणा की कि लॉस एंजल्स की आग से निपटने में मदद के लिए 8C-130 सैन्य परिवहन विमानों को सक्रिय किया गया है। नॉर्दर्न कमांड के एक बयान के अनुसार मॉड्यूलर एरियल फायर फाइटिंग सिस्टम से लैस विमानों को उनके चालक दल के साथ नेवादा, व्योमिंग और कोलोराडो से दक्षिणी कैलिफोर्निया के चैनल आइलैंड में लाया जाएगा। कुछ विमान शुक्रवार सुबह से सहायता के लिए तैयार हो जाएंगे, जबकि बाकी रविवार तक तैयार होंगे। संघीय उड्डयन प्रशासन FAA के अनुसार गुरुवार को पैलिसेड्स फायर के ऊपर प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में उड़ रहा एक ड्रोन हवाई अग्निशमन विमान से टकरा गया। अग्निशमन विमान सुरक्षित रूप से उतर गया। FAA ने गुरुवार देर रात इस बात पर जोर दिया कि उसने जंगल की आग के ऊपर हवाई क्षेत्र को प्रतिबंधित किया है और किसी को भी ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं दी है। एजेंसी ने कहा कि वह इन उल्लंघनों को गंभीरता से लेता है और इसकी जांच कर रहा है। आग के बढ़ने के साथ ही सोशल मीडिया पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाले लोगों की तरफ से निराधार दावे किए जा रहे हैं। उनमें एक दावा यह भी है कि अमेरिका से यूक्रेन को अग्निशमन उपकरण भेजे जा रहे हैं, जिसके चलते आग बुझाने में समस्या आ रही है।
तो अफवाहें भी फैलने लगती हैं, तमाम तरह तरह की बातें फैलने लगती हैं। ये पूरी दुनिया में मनुष्य का स्वभाव लगता है एक ही जैसा है। रवि शर्मा जी, कवि अतुल सक्सेना जी, आशुतोष जी, ब्रजमोहन कुमार जी, सभी सामने हैं। सबका स्वागत है, अभिनंदन है। इतनी देर रात में प्रोग्राम हो पा रहा है और उसके बाद भी आप लोग सब सामने हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये कुछ चर्चाएं ज़रूरी थी। और वहाँ पर कोई एक बहुत सूखी और गर्म हवा भी किसी रेगिस्तान से आती है और प्रशांत महासागर में जाती है, इन्हीं जंगलों के होते हुए, जिससे और आग जो है भड़क उठी और वो बहुत तेज हवा चल रही थी। और दूसरा यह है कि जो पेड़ों के टिप्स हैं ऊपर सब हैं, सबसे ऊपरी जो फुनगियाँ और वो सब, उस तरफ से आग फैलती चली जा रही है। नीचे बाद में आएगी, बस एक पेड़ की फुनगी से दूसरे पेड़ की फुनगी पे गई और इस तरह से बहुत तेजी से फैल रही है। लेकिन आज अभी रात में थोड़ी देर पहले बेटी से बात हो रही थी, कैलिफोर्निया में ही है, लॉस एंजल्स के पास ही, अरवाइन में समुद्र के किनारे है। वो खतरे वाले क्षेत्र से तो बाहर है, लेकिन वो बता रही थी कि वो जो रेगिस्तानी गर्म हवा, उसका नाम भी कुछ बताया था, नाम मैं भूल रहा हूँ, वो अब कम होने शुरू हो गई है और वो लगभग समुद्र की तरफ चली गई है। तो हो सकता है कि अब धीरे धीरे इस आग पे नियंत्रण पाया जा सके। और चलते चलते एक गजल की कुछ शेर सुन लेते हैं और उसके बाद अपना प्रोग्राम समाप्त करेंगे। हर एक जीव को पूरी तरह जीने का हक है धरती पर। हर एक जीव को पूरी तरह जीने का हक है। हर संभावना को फलीभूत होने का हक है। हर संभावना को जो सही हो, सात्विक हो, धरती के लिए जरूरी हो, उसको फलीभूत होने का हक है। धरती पर आ रहा है पानी का संकट, धरती पर आ रहा है पानी का संकट, सबको ही पानी बचाने का हक है। धरती पर आ रहा है पानी का संकट, सबको ही पानी बचाने का हक है। बढ़ रहा आदमियों मशीनों का शोर, बढ़ रहा आदमियों मशीनों का शोर, भंवरों चिड़ियों को भी गुनगुनाने का हक है। बढ़ रहा आदमियों मशीनों का शोर, भंवरों चिड़ियों को भी गुनगुनाने का हक है। अरुण जी आ गए हैं सामने, उनका भी स्वागत है, अभिवादन है। जो धरती को नुकसान न पहुंचाए, जो धरती को नुकसान न पहुंचाए, हर एक को ऐसी आस्था अपनाने का हक है। हमें ऐसी व्यवस्था, ऐसे धर्म, ऐसी जीवन पद्धतियाँ, ऐसी आस्थाएं अपनाने का हक है जो धरती को स्वस्थ बनाए, नुकसान न पहुंचाए। यह तो अब तक की बात थी, अब आगे जो धरती को स्वस्थ बनाए, ऐसी आस्था अपनाने का हक है। चारों ओर सुव्यवस्था बनी रहे, इसीलिए सबके ही, चारों ओर सुव्यवस्था बनी रहे, इसके लिए ही सबको ही समय और सबके समय और ऊर्जा पर थोड़ा जमाने का हक है। हम अपनी 100% ऊर्जा अगर अपने को और अपने परिवार को ही देंगे तो धरती पर व्यवस्था कैसे अच्छी बनेगी, चाहे वो हमारे क्षेत्र की हो, देश की हो या धरती की हो। तो इसलिए हमको अपने समय और ऊर्जा को
सम्यक रूप से बांटना होगा। आप 25% अपने पर खर्च करिए, 30-35% परिवार पे खर्च करिए, 60 हो गया, 20%, 25%, 30% देश पर खर्च करिए, 10% तो धरती के लिए खर्च करिए। जो सबसे पास है उसमें ज्यादा खर्च करिए, और जो दूर है उस पर भी खर्च करिए, भले ही थोड़ा कम। और पूरी धरती के लोग अपने 10% एनर्जी और रिसोर्सेज अगर धरती को स्वस्थ करने में लगा देंगे तो सोचिए धरती कितनी अच्छी हो जाएगी। ये जो जंगल की आग आ रही है, इसके लिए भी सुंदर प्रबंधन हो पाएगा, तब इसको भी नियंत्रण हो पाएगा। सारी सीमाएं सीमित उद्देश्यों के लिए हैं। सारी सीमाएं सीमित उद्देश्यों के लिए हैं, चाहे वो लक्ष्मण रेखा हो, चाहे दो देश के बीच की रेखा हो। जितनी रेखाएं और सीमाएं हैं, सारी सीमाएं सीमित उद्देश्यों के लिए हैं। बड़े लक्ष्य के लिए उनके पार जाने का हक है। बड़े लक्ष्य के लिए उनके पार जाने का हक है। तुम कहते हो फरिश्तों के साथ नहीं रह सकते। बहुत लोग कहते हैं तुम फरिश्ते जैसे हो, तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। तुम कहते हो फरिश्तों के साथ नहीं रह सकते, लेकिन फरिश्तों को भी तो होने का हक है। लेकिन फरिश्तों को भी तो होने का हक है। तुम कैसा भी करते रहो आचरण, तुम कैसा भी करते रहो आचरण, लोगों को भी तो आईना दिखाने का हक है। लोगों को भी तो आईना दिखाने का हक है। यदि मुझे चोट लगी है, घाव हुआ है, यदि मुझे चोट लगी है, घाव हुआ है, तो मुझे भी घाव सहलाने चिल्लाने का हक है। तो मुझे भी घाव सहलाने चिल्लाने का हक है। जो जरूरत से ज्यादा सोया पड़ा हो, जो जरूरत से ज्यादा सोया पड़ा हो, हर किसी को उसे जगाने का हक है। और हमारे 130-135 करोड़ देशवासी जो संविधान नहीं जानते हैं, एक तरह से सोए पड़े हैं, उनको जगाने का हक है, संविधान को बताने का हक है। और दिल्ली चुनाव में सभी सोए हुए लोगों से आग्रह करना है कि वो जागें और सही व्यक्ति को, लाल बहादुर शास्त्री का आदर्श मानते हुए सही लोगों को चुनें। गंगाएं उलझी हैं शंकर की जटाओं में। गंगाएं उलझी हैं शंकरों की जटाओं में। हमें भगीरथ बन गंगा को लाने का हक है। हमें तपस्या करके गंगाओं को, आज़ादी की गंगा हो, लोकतंत्र की गंगा हो, धरती के स्वास्थ्य की गंगा हो, तो गंगाएं उलझी हैं शंकरों की जटाओं में। हमें भगीरथ बन गंगा को लाने का हक है। हमें हमारे अंदर छिपी है जितनी भी संभावना, हमारे अंदर छिपी है जितनी भी संभावना, उन्हें पूरी तरह से खिल जाने का हक है। उन्हें पूरी तरह से खिल जाने का हक है। लेकिन कंडीशन एक है कि यह संभावना जो खिले वह सबके कल्याण के लिए हो। यह कंडीशन बहुत जरूरी है। मुझे सार्थक बेचैनियों की तलाश है। मुझे सार्थक बेचैनियों की तलाश है और उन्हें एक सूत्र में पिरोने का हक है। मुझे सार्थक बेचैनियों की तलाश है और उन्हें एक सूत्र में पिरोने का हक है। सार्थक बेचैनियां क्या हैं? अगर कहीं अत्याचार हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो, शोषण हो रहा हो, तो उस समय संतोष नहीं चाहिए। उस समय उसके विरोध में बेचैनी होनी चाहिए। तो मुझे सार्थक बेचैनियों की तलाश है और उन्हें एक सूत्र में पिरोने का हक है। आशुतोष जी कह रहे हैं अद्भुत विचार। थैंक यू आशुतोष जी। तुम गंगा जल घड़े में भरकर ले आते हो। तुम गंगा जल घड़े में भरकर ले आते हो। मुझे भी कम से कम
नहाने का हक है। गंगा कितनी उछली, कितनी छिछली हो गई है, और इतनी छिछली है, और फिर भी सारा पानी लोग अपना घड़े में चाहे लोटे में ले करके घर में रखने के लिए, शिव को चढ़ाने के लिए इतना ले जाते हैं कि गंगा में स्नानार्थियों के लिए पानी नहीं बचता है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि नदियों को गहरा किया जाए ताकि वहाँ पानी रहे, नहाने के पानी की कमी ना हो। जो बरसात में पहाड़ों का पानी नदी में आता है वो वहाँ रुका रहे, वो बह करके समंदर में ना चला जाए। इसके लिए जब भी नदी के पास जाएं तो एक घड़े में अगर आप पानी ला रहे हैं, एक कलश में पानी ला रहे हैं, तो एक कलश या घड़े में वहीं पास में मिट्टी उठाएं, उसी जगह से जहाँ से आप पानी ले रहे हैं। तो नदियाँ गहरी होनी शुरू हो जाएंगी और सबके लिए हमेशा पानी रहेगा। जो उनका असली पानी पहाड़ों से आ रहा है वह भी बचा रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। अपने लिए अनगिनत घर बनाना तो नाजायज़ है। लोग 10-10, 12-12, 15-15 मकान बना रहे हैं, पता नहीं किस लिए। मेरे तमाम कोलीग्स और मेरे तमाम दोस्त जो नौकरियों में साथ रहे हैं, कितने कितने मकान बना डाले हैं। अपने लिए अनगिनत घर बनाना तो नाजायज़ है, लेकिन सबको एक आशियाने का हक है। लेकिन सबको एक आशियाने का हक है। तुम हमेशा सच्चाई का एक पक्ष ही देखते हो, ज़्यादातर लोग। हमें उसका दूसरा पहलू दिखाने का हक है। हमें उसका दूसरा पहलू दिखाने का हक है। और पंच तत्वों से बना है ये शरीर, पंच तत्वों से बना है ये शरीर, और पांचों को इस शरीर को पाने का हक है। और इसीलिए पांचों तत्व पाना चाहते हैं शरीर। अग्नि को भी शरीर चाहिए, और जल, गगन, वायु और धरती को भी शरीर चाहिए। इसीलिए कहीं जलाने की प्रथा है अग्नि, कहीं दफनाने की प्रथा है धरती को देने का, कहीं जल में नदियों में प्रवाहित कर देने का, और कहीं खुले में रख देने का ताकि वायु और आकाश को भी मिल जाए। तो कहीं प्रथा नदी में बहाने खुले रखने की, और कहीं जलाने दफनाने का हक है। पंच तत्वों से बना है यह शरीर, पांचों को इस शरीर को पाने का हक है। कहीं प्रथा नदी में बहाने खुले में रखने की, और कहीं जलाने दफनाने का हक है। इतनी देर से वह लगातार सफर कर रहा, उसे भी तो थोड़ा सुस्ताने का हक है। और तुम इतनी दूर चले हो गए हो। आजकल कोई बहुत दूर चला जाता है, या जो सितारा बहुत दूर है, तो क्या होता है, वो झिलमिलाता है, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है। तो तुम इतनी दूर चले गए हो आजकल, यादों को भी तो झिलमिलाने का हक है। और अब समाप्त करते हैं एक दो सुना करके। ये सच्चा किस्सा है। मैं इलाहाबाद में पोस्टेड था चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स के रूप में, और वो अल्फ्रेड पार्क में, आज़ाद पार्क में रोज़ घूमने जाता था। एक दिन पर्यावरण दिवस था या क्या था, तो तमाम फोटोग्राफर्स वो फ़ोटो खींच रहे थे कि क्या कौन कौन लोग घूम रहे हैं, और ये है वो है। और खूब घूमने की वजह से पूरा शरीर जो है पसीने से लथपथ था। और सीनियर ऑफिसर, शहर का सबसे सीनियर ऑफिसर, तो सोचा उन्होंने कि काफ़ी अच्छी फ़ोटो खींचें। तो उसमें से एक ने कहा कि सर पसीना पोंछ लो तो फ़ोटो खींचूं, पसीना आप पोंछ लो तो खींचूं। और वो एक तौलिया वौलिया लाया हुआ था कि इससे पोंछ लीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि तुम कहते हो पसीना पोंछ लो तो फ़ोटो खींचूं, अरे मेरे फोटो में, मेरे चित्र में कुछ मेरे पसीने का हक है। मेरे फोटो में कुछ मेरे पसीने का हक है। और पुलों से पुल पार होता है, नदी नहीं। पुलों से
पुल पार होता है, नदी नहीं। नदी पार कराने पर तो सफीने का हक है, नदी पार कराने पर तो सफीने का हक है। अगर आप नाव से नहीं जा रहे हैं या तैर के नहीं जा रहे हैं तो आप नदी को महसूस करते हुए नदी नहीं पार कर रहे हैं। पुल से तो आप चले गए, पुल पार हो गया, लेकिन नदी नहीं पार हुई। हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं जीव, हम ही सर्वश्रेष्ठ जीव हैं धरती पर। यह राय जताने का हक किसने दिया? किसकी यह राय है? मनुष्यों की या दूसरे जीव जंतु कह रहे हैं? और अपने बारे में अपनी गवाही का कोई मतलब नहीं। हम ही सर्वश्रेष्ठ जीव हैं धरती पर। ये किस जीव ने कहा कि हमें यह राय जताने का हक है? किसी को विश्वास निश्चितता पर और किसी को अनिश्चितता से ही उम्मीद लगाने का हक है। और हर ठौर पर बैठकर लिखी है ये गजल, हर ठौर पर। और वाकई ये गजल, अभी इसमें बहुत सारे शेर नहीं हैं, बहुत सुना पाया हूँ, समय और देर रात 11 बज रहा है, तो इसलिए कुछ सेलेक्टेड ही सुनाया है। इसको तो 4 महीने लिखता रह गया और अलग अलग इवेंट शहरों में अलग अलग जगहों पे बैठ बैठ करके कहीं एक शेर कहीं एक शेर, तो हर ठौर पर बैठ कर लिखी है ये गजल। गिरीश, इस गजल पर हर ठिकाने का हक है। ये पहला ऐसा, हमारे ख्याल से इकलौता मेरी गजल होगी जिसमें मैंने अपना नाम भी लिख दिया है। हर ठौर पर बैठकर लिखी है ये गजल, गिरीश, इस गजल पर हर ठिकाने का हक है। और इसी के साथ आज की हम लोगों की ये सबका हल प्रोग्राम यहाँ पे विराम लेता है। आपको कल की ढेर सारी शुभकामनाएं, कल के दिन की, और आज रात के लिए शुभ रात्रि। शास्त्री जी को ढेर सारी भावांजलि, और उम्मीद की कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स की आग जल्दी से जल्दी शांत हो। बहुत बहुत धन्यवाद।